हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम यूपीपी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे थे, उसी सीरीज में हमने आज भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, इस तरीके से यदि आपका क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर एक लैंग्वेज दी हुई होती है, इसको कैसे करते हैं सबसे पहले आप ये जानेंगे। देखो, यहां दिए गए एक वेन आरेख में तीन अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया है। ये तीन भाषाएं क्रमशः तेलुगु, अंग्रेजी तथा हिंदी हैं। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कितने व्यक्ति कम से कम दो भाषाओं को बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपकी पेपर में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कभी कभी। तो आपको आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन देखना, ठीक है। देखो, इसमें हमसे पूछा है कितने व्यक्ति कम से कम दो भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति कम से कम कितनी भाषाएं बोल सकते हैं? दो। तो देखो, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई ये वाले दो भाषाएं बोल सकते हैं 50, ठीक है। 25 ये वाले भी दो भाषाएं बोल सकते हैं। 15 ये भी दो भाषाएं बोल सकते हैं। तो 5 5 10 का जीरो, हासिल 1 1 5 6 और 3 9, 90। और 90 ऑप्शन में है। बच्चे इसका आंसर 90 लगा देते हैं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कम से कम दो विषय कितने पढ़ते हैं, तो कम से कम दो विषय तो वो भी पढ़ते हैं जो तीन विषय पढ़ते हैं। जो तीन विषय पढ़ते हैं वो भी तो कम से कम दो विषय पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया क्लास में, आपके एक बच्चे के आए 2 नंबर और एक बच्चे के आए 3 नंबर, और मैंने उन्हें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया, और मैंने अंदर से फिर आवाज लगाई कि कम से कम 2 नंबर वाले अंदर आ जाओ, तो वो दोनों ही अंदर आ जाएंगे। 2 नंबर वाला कहेगा सर कम से कम 2 नंबर तो मेरा भी है। 3 नंबर वाला कहेगा कम से कम 2 नंबर तो सर मेरे भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कम से कम 2 नंबर जब बोलेगा तो देखो, कम से कम दो भाषाएं, कम से कम दो भाषाएं कौन कौन बोलेंगे? कम से कम दो भाषाएं तो ये भी बोलेंगे 50, कम से कम दो भाषाएं तो ये भी बोल रहे हैं 25, और कम से कम दो भाषाएं तो ये भी बोल रहे हैं 15। लेकिन जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं वो भी तो कम से कम दो भाषाएं बोल रहे हैं। जो तीनों भाषाएं बोल रहे हैं बच्चों, वो भी तो कम से कम दो भाषाएं बोल रहे हैं ना। तो देखो, यानी 6 भी ऐड होगा इसमें, तीन भाषाओं वाले भी ऐड होंगे। तो 90 और 6 कितना? 96। बच्चों इसका आंसर 90 नहीं लगाना, आपको कितना लगाना है? 96। क्योंकि कम से कम दो भाषाएं तो वो भी बोल रहे हैं जो तीन भाषाएं बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वेन आरेख में 1000 विद्यार्थियों का जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ तथा विविध परीक्षणों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इन्हें दर्शाया गया है। कम से कम दो विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यह हमें टेबल दी हुई है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें हमें यह बताना है कि इसमें कितने परसेंटेज, ये परसेंटेज में है। देखो, सारे ऑप्शन किसमें है? परसेंटेज में। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो कितने आसानी से हम कैसे करते हैं। इसमें भी वही चीज पूछी है जो पिछले सवाल में पूछी थी, बट इसमें परसेंटेज भी निकालनी है हमें। देखो, 1000 विद्यार्थी हैं जिनका अंग्रेजी, हिंदी में परीक्षण हुआ है, गणित में, तीन विषयों में, ठीक है। तो कम से कम दो विषय वाले, तो कम से कम दो विषय तो ये भी पढ़ते हैं भाई। कम से कम दो विषयों में तो ये भी अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। कम से कम दो विषयों में तो ये भी अनुत्तीर्ण हुए हैं, 20, प्लस कम से कम दो विषयों में अनुत्तीर्ण तो ये भी हुए हैं, 24। और मैंने अभी एक बात बताई कि जो तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, कम से कम दो विषयों में तो वो भी अनुत्तीर्ण हुए हैं, कम से कम दो विषयों में तो वो भी अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखो, जो 10 बच्चे तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं ना, कम से कम दो विषयों में भी अनुत्तीर्ण है। ये तीनों में तो है ही, लेकिन जो तीनों में अनुत्तीर्ण है वो कम से कम दो विषयों में भी अनुत्तीर्ण है, तो ये भी काउंट होंगे 10। तो कुल मिला के बच्चों 24 और 20 44, ठीक है। देखो, 24 24 48, 48 और 20 68, 68 और 10 78। कुल मिला के इनको जोड़कर आ गया बच्चों 78। कितना आ गया जोड़कर? 78 आ गया इनको जोड़कर। अब देखो, हमें निकालना है प्रतिशत। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं? अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण प्रतिशत चाहे उत्तीर्ण प्रतिशत निकालो। प्रतिशत कितने ही निकाल लो। कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए? 78। कितने में से? 1000 में से। जो पूर्णांक होती है संख्या उसे नीचे लिखते हैं, गुणा 100। ऐसे निकालते हैं अनुत्तीर्ण परसेंटेज, या कैसा भी परसेंटेज आप निकालो। अगर हम उत्तीर्ण बच्चों का निकालते तो भी ऐसे ही, जितने पास हुए ऊपर लिखोगे, टोटल नीचे लिखोगे, गुणा 100। ऐसे यहां पर फेल हुए हैं 78 बटे कितने में से? 1000 में से, गुणा 100। अब जीरो से जीरो काट दिया, जीरो से जीरो काट दिया। अब बताओ, यहाँ 10 है, 10 से अगर 7.8 आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक जीरो बचा नीचे, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 7.8।
इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7.8%, यानी ऑप्शन डी 7.8%, ये हमारा आंसर हो गया 7.8%। तो समझ में आ रहा होगा आप सभी को। ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आप इन क्वेश्चनों पे ध्यान देना, ठीक है। इसका आंसर हो गया 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन विकल्पों में सही विकल्प चुनकर दिए गए पैटर्न को अनुपस्थित भाग को पूरा करें। तो देखो अनुपस्थित भाग को कैसे पूरा करोगे, देखो अब यहां पर हमें क्या चाहिए बच्चों, बिल्कुल ऐसी आकृति चाहिए जो सामने वाली है, यानी एक तो हमें ये चाहिए, साथ में ये भी हो इसमें, ठीक है। दूसरा ये जो त्रिभुज है ना, ये अंदर तक काटना चाहिए, अंदर वाली लाइन तक, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है यहां तक काटना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों तुम्हें, ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ। तो ऐसा ऑप्शन है बच्चों सी, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी, क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। ये इसमें ये दे दिया है स्क्वायर, लेकिन हमें तो ट्रायंगल चाहिए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसमें यह पूछा है कि कौन सी आकृति जोड़ने पर यह आकृति पूरी हो जाएगी, तो ऐसी आकृति जोड़नी पड़ेगी, तब यह आकृति हमारी क्या होगी, पूरी होगी, ठीक है। अब देखो ऐसी आकृति कौन से में है, ऑप्शन सी में, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी बच्चों आ जाता है पेपर में। क्लियर है बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, देखो कह रहे हैं क्या आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, ये बात पूछी जा रही है। तो आप क्या तर्क दोगे, आपका जो तर्क है वो दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। पहला ये है नहीं सभी लोग कठिन परिश्रम करें, ऐसा संभव नहीं है, तो ये वाली बात तो हो गई भाई गलत। दूसरा देखो, हाँ कठिन परिश्रम का आर्थिक विकास से सीधा संबंधित है। देखो कथन में आर्थिक विकास का जो संबंध बताया है वो किससे बताया है, कठिन परिश्रम से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ कठिन परिश्रम का आर्थिक विकास से सीधा संबंध है, यानी कौन सा सही है, केवल सेकंड। तो इन दोनों में से तुम्हें कौन सी बात ठोस लग रही है ये बतानी है। तो पहली बात तो ठोस नहीं लग रही, लेकिन दूसरी बात ठोस लग रही है, तो केवल तर्क सेकंड मजबूत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तर्क सेकंड मजबूत है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, a स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a प्रतिशत बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो p प्लस क्यू स्टार आर माइनस एस में q कैसे संबंधित है। तो देखो हम एक एक चिन्ह को लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पहले p प्लस क्यू ले लिया, तो हम प्लस वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। a प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, तो बताओ p प्लस क्यू में पी क्यू का कौन होगा, पिता। पी क्यू का कौन होगा, पिता। तो पिता तो ऊपर जोड़ देते हैं, पी क्यू का पिता हो गया। अब उसके बाद हमें इतनी चीज से कोई मतलब नहीं है, अगले चिन्ह की ओर बढ़ जाएंगे, क्यू स्टार आर, क्यू स्टार आर। अब क्यू स्टार आर, स्टार वाला स्टेटमेंट पढ़ो। स्टार वाला स्टेटमेंट कहां पर है, ये रहा स्टार वाला स्टेटमेंट। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जब ए स्टार बी में ए बी का भाई है, तो बताओ क्यू स्टार आर में कौन किसका भाई हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यू आर का भाई हो जाएगा, तो भाई को तो बराबर में जोड़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आर माइनस एस, ए माइनस बी का मतलब है ए बी की माता है, तो आर माइनस एस का क्या मतलब हो जाएगा, आर एस की माता है। आर माइनस एस का क्या मतलब हो जाएगा, आर जो है वो एस की माता है। तो बताइए क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन ये है कि क्यू जो है वो एस का कौन है, क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो एस की ये है माँ और ये माँ के भाई है, एस की माँ के भाई हैं क्यू, तो एस के कौन लगेंगे, मामा। क्यू एस के कौन लगेंगे, मामा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्यू एस के कौन हो जाएंगे, मामा। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं हर सेट में ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों को ये वाले सवाल बहुत टेंशन देते हैं और बच्चे कहते हैं सर इसका कैसे होगा। कभी कभी तो ये सही हो जाता है, कभी कभी गलत हो जाता है। तो यही सोचकर मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं हर क्लास में, जिससे कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं अक्सर क्लास में भी देखता हूं, अगर ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, सभी लेखक अच्छे हैं, सभी लेखक अच्छे हैं, तो सभी लेखक
अच्छे वाले डायग्राम ऐसे, सभी लेखक क्या हो गए बच्चों, अच्छे। इसका ये मतलब है सभी लेखक हो गए भाई अच्छे। ये अच्छे का डायग्राम है भाई बाहर वाला, सभी लेखक अच्छे, सभी अच्छे छात्र हैं। अब बताओ सभी अच्छे अगर छात्र हो जाएंगे तो सभी लेखक भी तो छात्र हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला है कुछ छात्र लेखक हैं, तो देखो छात्र तो ये पूरा ही पोर्शन है, इसमें से कुछ छात्र क्या हैं, लेखक, यानी पहली वाली बात सही है। दूसरा, इस सवाल को कैसे कर सकते हो, जब छात्र कहां पर है, बाहर वाली बाउंड्री पर, लेखक कहां है, अंदर वाली बाउंड्री पर, तो जब हम बाहर से अंदर जाएंगे ना तो कुछ वाला निष्कर्ष हमेशा सही होगा, जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला निष्कर्ष हमेशा सही और सभी वाला निष्कर्ष हमेशा गलत। सपोज करो यहां पे ये लिखा हुआ होता सभी छात्र लेखक हैं, तो वो गलत हो जाता, सभी छात्र तो लेखक नहीं है, सभी लेखक तो हैं छात्र, ठीक है। तो जब हम बाहर से अंदर को आते हैं ना चित्र में, तो कुछ वाला तो हमेशा सही और सभी वाला हमेशा गलत, तो पहला वाला सही। अब देखो सभी लेखक छात्र हैं, बताओ सभी लेखक छात्र के अंदर आ रहे हैं या नहीं, सभी लेखक छात्र हैं, सही बात है। और दूसरा कैसे कर सकते हो, लेखक कहां है, अंदर वाली बाउंड्री पर, और छात्र कहां है, बाहर वाली बाउंड्री पर। तो जब हम अंदर से बाहर आते हैं ना तो कुछ वाला और सभी वाला दोनों निष्कर्ष सही होते हैं, जब हम अंदर से बाहर आएंगे तो कुछ वाला और सभी वाला दोनों निष्कर्ष सही होंगे, और जब हम बाहर से अंदर आएंगे तो केवल कुछ वाला सही होगा, सभी वाला हमेशा गलत। तो यहां पे तो वैसे भी देख सकते हो सभी लेखक छात्र हैं, तो सभी लेखक किसके अंदर आ रहे हैं, छात्र के, तो दोनों सही है यहां पर। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, 4 ऑप्शन आएंगे इसमें, एक गड़बड़ हो गया है, यानी एक ऑप्शन नहीं आया है, 4 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में, लेकिन जो आंसर है वो क्या है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है, दोनों निष्कर्ष ठीक हैं। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी में 8:40, एक घड़ी में 8:40 प्रदर्शित हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की घंटे व मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो बहुत से बच्चे तो फॉर्मूले लगाते रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसमें पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखो, 8 8, 8 पंजे 40, कितने के अनुपात में टाइम हो रहा है, कितने के रेशो में टाइम हो रहा है, 1:5। और जब भी 1:5 का कोई समय हो तो आप मिनट का आधा कर देना, डायरेक्ट कोण निकल जाएगा, यानी इसे बिना पेन उठाए कर दोगे 1 सेकंड के अंदर देखते ही, ठीक है। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। 8:40, 8:40 कितने का अनुपात है, 8 8 पंजे 40, 1:5 है, मिनट का आधा कर दो, 20 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर 8:48 होता, 8 8, 8 6 48, 1:6 भी होता तो भी मिनट का आधा कर दो, कोण निकल जाएगा। अगर 1:4 होता, 8:32, 8 8, 8 चौक 32, तो मिनट का दुगना कर देते, 32 का दुगना कर दो, 64 डिग्री का कोण। यानी 1:5 हो तो मिनट का आधा कर दो, और 1:6 हो तो मिनट का आधा कर दो, 1:4 हो तो मिनट का दुगना कर दो। लेकिन अगर ये सब बातें तुम भूल भी जाते हो तो फॉर्मूला कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप फॉर्मूले ध्यान रखना, 30 गुणा हावर माइनस 11/2 गुणा मिनट। थीटा बराबर 30 गुणा हावर की वैल्यू कितनी, 8 माइनस 11/2 गुणा मिनट की वैल्यू 40, 2 दूनी 4, 20 बार कटेगा यहां से, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा बच्चों, 24, 240 माइनस 11 दूनी 22, 220। तो थीटा बराबर कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया, 20 डिग्री का कोण आ गया। वैसे भी फॉर्मूले से भी 20 डिग्री आ रहा है, और देखो ट्रिक से भी 20 डिग्री आ रहा है। मैंने बताया 1:5 है तो मिनट का आधा कर दो, तो कोण हो गया कितने डिग्री का कोण, 20 डिग्री का कोण। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, ए बी के पश्चिम में स्थित है, देखो दिशा और दूरी का, ये केवल दिशा पर आधारित प्रश्न है, इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है। ए बी के पश्चिम में स्थित है, ए जो है ना तो जिसके बोला है, किसके बोला है, बी के, बी लिख लो सबसे पहले। ए बी के पश्चिम में स्थित है, ए बी के पश्चिम में स्थित हो गया भाई। अब कह रहे हैं सी ए और बी के बीच उत्तर में है, ए और बी के बीच कहां होगा, सी यहां पर, ए और बी के उत्तर में, ए और बी के ऊपर है लेकिन इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे है, बीच में, तो ऐसे हमने बीच में लिख दिया। डी बी के ठीक दक्षिण में है, डी जो है वो बी के ठीक दक्षिण में है, दक्षिण का मतलब नीचे, और बी की लाइन में है, ठीक है। तो सी की किस दिशा में डी है, तो सी की किस दिशा में, मतलब इस वाली दिशा में,
सी की कौन सी दिशा में है, ये डी, ये देखना है। तो सी के सापेक्ष देखनी है दिशा, सी के रेस्पेक्ट में। तो सी के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कैसे देखोगे, इसके जस्ट नीचे कौन सी दिशा होगी, सी के दक्षिण, जस्ट इधर कौन सी दिशा होगी, पूरब। लेकिन ये तो दक्षिण और पूरब के बीच में आ रही है ना, तो सी की किस दिशा में डी है, दक्षिण पूरब में, क्योंकि सी के पूरब में नहीं है, सी के दक्षिण में नहीं है, इन दोनों के बीच में है इसकी लोकेशन। तो डी जो है सी से किस दिशा में है, दक्षिण पूरब। ठीक है, सी की किस दिशा में डी है, दक्षिण पूरब, यानी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन सी पे है, ये बी है, यानी ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखो, 21,450 और ये इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, 37 क्वेश्चन मार्क 47,218। ऐसे करके देखेंगे एक बार सभी। देखो कैसे करते हैं इसको, 21,450। अब 21 और 450 को ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कुछ याद आ रहा है तो बताओ क्या याद आया। 21 और 450 में तुम्हें ये याद आया कि 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441। कितना वर्ग होता है, 441। 21 का वर्ग होता है 441, लेकिन 9 प्लस कर दिए तो आ गया 450। ऐसे ही 47 का स्क्वायर होता है 2209। 47 का स्क्वायर होता है 2209 और 9 प्लस कर दिए तो 2218। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, 37 के स्क्वायर में प्लस 9 कर देंगे, 37 का स्क्वायर प्लस 9 संख्या आएगी। अब बताओ भाई 37 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 37 का स्क्वायर आएगा 1369। ठीक है, और 9 अपनी तरफ से प्लस करेंगे तो इसका आ जाएगा 1378। 37 का स्क्वायर आ जाएगा 1369। ठीक है, और अगर इसमें 9 प्लस करेंगे, क्योंकि सबके स्क्वायर में 9 प्लस करा है, तो ये हो जाएगा 1378, 1378। बात समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इसको कैसे ज्ञात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब को, तो देखो दर्पण प्रतिबिंब तो बेटा बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या कर देते हैं, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, और जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। ठीक है, अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं। देखो इसमें ये आकृति जो है लेफ्ट की राइट हो जाएगी, ये तो ऐसी रहेगा भाई। अब ये वाली चीज भी ऐसी दिखाई देगी। अब क्या होगा, जो गोला है वो इधर आ जाएगा भाई, ये वाली चीज उधर पहुंचेगी। ये एरो तो ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि ऊपर और नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और ये वाली चीज जो है इधर दिखाई देगी। तो अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है ये हमें देखना है। ऐसा ऑप्शन बच्चों कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें, ऐसा ऑप्शन है डी। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एरो नीचे हो गया। ये वाला क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये साइड चेंज नहीं हुई, ये एरो इधर को ही जा रहा है। इसमें ये एरो नीचे हो गया, तो कौन सा आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन डी। देखो मिरर इमेज में हम इसे याद रखोगे, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, और वाटर इमेज में ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। मिरर इमेज में ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होता है, ऊपर नीचे देखो, ऊपर है एरो ऊपर ही रहा, बस केवल लेफ्ट राइट में चेंज करना है मिरर इमेज में। और बॉर्डर इमेज में ऊपर नीचे में चेंज होता है, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, अगर बॉर्डर इमेज आ जाए, जैसे आर की निकालनी है तुम्हें बॉर्डर इमेज, तो ऑप्शन में ऐसा वाला आर भी होगा। बच्चे इसको सही कर देते हैं, लेकिन इसको आर को घुमाना उधर को ही है, राइट में ही घुमाना है, यानी इसकी जो सही इमेज बनेगी वो ये वाली बनेगी। ये गलत है और ये सही है। तो कई सारे ऑप्शन होते हैं ना, तो वहां पर बच्चे एक एक अक्षर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर जब बॉर्डर इमेज निकालोगे तो केवल ऊपर का सिरा नीचे और नीचे का ऊपर पहुंचाओगे। राइट वाली साइड राइट ही रहेगी, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में ही रहेगी। जब मिरर इमेज निकालोगे तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट, लेकिन ऊपर और नीचे में कोई प्रॉब्लम, ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होगी। ऊपर वाली चीज ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली चीज नीचे रहेगी, बस जो चीज राइट में जा रही है वो कहाँ आएगी, लेफ्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।